हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करने वाले हैं, सरल भाषा, स्पष्ट उदाहरण और प्रीलिम्स के एमसीक्यू और मेंस के साथ। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक से ज्वाइन होके हमारी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए, या ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकारों का अर्थ, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनका डिटेल समझेंगे। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रेट है वो देखेंगे और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू आधारित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न का मॉडल आंसर भी तैयार करेंगे। ये हमारी पूरी वीडियो में रहने वाला है। और आपको बता दें कि इस वीडियो से बाहर मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने वो सारे पॉइंट्स इसमें शामिल किए हैं जो आयोग ने या तो पूछे हैं या पूछने की संभावना है। इस तरह के सारे पॉइंट्स को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये भाग 3 में शामिल है। कौन से में? 3 में। तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हुए। सबसे पहला कि मौलिक अधिकार कहाँ पाए जाते हैं, तो भाग 3 में पाए जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 क्या है? भाग 3 को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह नागरिकों को राज्य के मनमाने आचरण से सुरक्षा प्रदान करता है और आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, उसे स्वयं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का साधन है। अब समझते हैं मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। अर्थ समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, किसके लिए? पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, जिनके बिना व्यक्ति सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता, जो राज्य की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं और जिनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। ये मौलिक अधिकारों का अर्थ है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। वर्गीकरण समझ लेते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? भाग 3 में। बार बार ये इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि प्रीलिम्स में या तो मैचिंग में आ जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो भाग 3 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 12 से और 35 तक की बात, ठीक है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जैसे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। भाग 3 भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वें संशोधन के पास होने से पूर्व 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था, अब उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब? 44वें संशोधन के बाद। और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हम सबको प्राप्त है। इस स्लाइड को जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो और इसको रट लो। प्रीलिम्स के इसमें बहुत सारा मटेरियल है। अब बात करते हैं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार।
और ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32वें आर्टिकल में दे रखा है। तो ये हमारे 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये पता रहे कि अगर समानता की बात हो रही है तो 14 से 18 के बीच है, स्वतंत्रता की बात हो रही है तो 19 से 22 के बीच है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है तो 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात हो रही है तो 25 से 28 में है, और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार की बात हो रही है तो 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो 12 और 13 में क्या है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण और पीएसयू और स्टेटरी बॉडीज भी शामिल हैं। ये सब किसमें है? राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उस कानून को शून्य करने की जो शक्ति दे रखी है वो अनुच्छेद 13 में है। न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसमें दे रखी है? आर्टिकल 13 में। तो ये आर्टिकल 13 था। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये 2 आर्टिकल आप क्लियर यहाँ समझ लीजिए। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो हमने बताया समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार कहाँ है? देखो 14, 15, 16, 17 और 18। 1, 2, 3, 4, 5 5 बातें हमारी समानता के लिए हैं, ऐसे याद रखना है। तो पहली बात क्या है? आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आदि पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। और आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, याद रखना 14, 15, 16, 17, 18 समानता की बात हो रही है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो 5 प्रकार की समानता थी, ठीक है, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में इसकी बात हो रही है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये किसमें है? आर्टिकल 19 में। और अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है अपराधों से संरक्षण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता किस केस के द्वारा शामिल की गई थी? अनुच्छेद 21 में तो मेनका गांधी केस के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अब बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो शोषण की अगर कहीं बात आएगी तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, 23 और 24, 2, 3, 2, 4 ये जो चीज है
ये शोषण से रिलेटेड है। तो शोषण में क्या है? मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी निषिद्ध है। आप इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। दूसरा डिटेल में समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद मानव तस्करी, महिला और बच्चों की खरीद फरोख्त, बेगार बेगार मतलब बिना पैसे के काम करना और जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 24, यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खाद्यान्नों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा करना है ताकि उनका बचपन शोषण से मुक्त रहे। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। आपको धर्म की स्वतंत्रता की कभी भी बात हो तो याद होना चाहिए 25, 26, 27 और 28। 25 से लेकर 28 तक की जो बातें हैं वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे है? अनुच्छेद 25, हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है, बशर्त यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो। अब अनुच्छेद 26 है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए कर टैक्स के भुगतान से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा से भाग लेने की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, ठीक है। ये चार बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 ए में कहा गया है भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग यानी कि चाहे वो बहुसंख्यक भी क्यों न हो, तो किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 29(2) में कहा गया है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 यानी कि आर्टिकल 30 की बात करें तो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा क्योंकि इसके बिना अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने और न्याय मांगने का अधिकार देता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। कैसी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा जारी कर सकता है। आगे हम रेट्स को समझेंगे और देखने वाले हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाने वाली प्रमुख रेट्स। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी जो हमारा चैनल है वो प्री मैच्योर चैनल है, यानी कि ये अभी हम उस क्राइटेरिया में भी नहीं है, यानी कि हमारी वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दीजिए। इस समय एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आप ही हैं जो हमारे साथ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो समझते हैं रेट्स के बारे में। तो 5 प्रकार की रेट हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के
खिलाफ जारी किया जाता है। ये परमादेश कब जारी किया जाता है? किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश, तो परमादेश। प्रतिषेध किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, यानी कि निवारक। उच्च न्यायालय जैसे कि प्रयागराज में यूपी का उच्च न्यायालय है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? उच्चतम न्यायालय वो दिल्ली में है। उत्प्रेषण किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करना। और अधिकार परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करना। ये जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अब अनुच्छेद 33 और 35 समझ लेते हैं। 33, 34, 35 ये 3 अनुच्छेद और बाकी हैं। 33 में क्या है? यह संसद को सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या एजेंसियों और इसी तरह के अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने का अधिकार देता है। यानी कि यदि आप रॉ में या किसी इंटेलिजेंस में या अर्धसैनिक बल में या एजेंसियों में या किसी भी प्रकार की जो है पुलिस बल में जिसको संसद उचित समझे, उससे संबंधित व्यक्तियों के अधिकार को या तो सीमित कर सकती है या समाप्त कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो यह मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। यह अनुच्छेद संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 16(3), 32(3), 33 और 34 को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है। यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। प्रीलिम्स में पूछा गया है, आप स्टार लगा लीजिए। अब इसके प्रीलिम्स PYQ आधारित MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि जो आपने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20। 20 और 21 को मौलिक 20 और 21 मौलिक अधिकार जो है उसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता। तो इसका ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और ये BR अम्बेडकर ने कहा था। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या निषिद्ध किया गया है? अब ये देखो, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तो 17 तक नहीं थे, तो स्वतंत्रता की बात थी। कहाँ से? 14, 15, 16, 17 और 18। 1, 2, 3, 4, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही थी। 5 तरह की समानता, स्वतंत्रता नहीं समानता, और 6 तरह की स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता कितनी थी? 6 तरह की थी, ठीक है। ऐसे याद रखना है। तो ये 2 तो हो नहीं सकते। मानव तस्करी नहीं, मानव तस्करी तो समानता में नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। तो अस्पृश्यता इसका सही आंसर होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त 19 है, ठीक है। अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अब अनुच्छेद 29(2) का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना से, संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा में प्रवेश
में भेदभाव निषेध और धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें थी? 25 था, 26, 27 और 28, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता तो नहीं होगा। तो शिक्षा में प्रवेश में भेदभाव निषेध की बात हो रही है। ठीक है, सी है। अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा और भारतीय लोकतंत्र में उनके महत्व की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कैसे व्यापक स्वरूप ग्रहण किया? इसको भी आप 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मौलिक अधिकार और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन की व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करो और लिख के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। तो वहाँ से हम आपको मूल्यांकन करके आपको एक सटीक बता देंगे कि आपका किस तरह का तैयारी चल रही है। अब ये देखिए, यह है मॉडल आंसर। 150 शब्दों का एक मॉडल आंसर है। प्रश्न क्या है वो देख लो। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र का आधार है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में है। तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र की आधारशिला है। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता संभव होती है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 19 लोकतांत्रिक अधिकार को सुदृढ़ करता है। अनुच्छेद 21 ने न्यायिक व्याख्या के माध्यम से गरिमापूर्ण जीवन की अवधारणा को विकसित किया है। आपको याद होना चाहिए कि गरिमापूर्ण जीवन किस केस के द्वारा जुड़ा था? मेनका गांधी केस के द्वारा। अब यह है अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देकर अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बल्कि भारत को एक जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र बनाते हैं। इस तरह से आपका ये मेंस का आंसर होना चाहिए। देखो, आपकी तैयारी की रणनीति कैसे होनी चाहिए? पहले आप टॉपिक तैयार करो। ठीक है, टॉपिक को पढ़ो, किसी भी टीचर से टॉपिक को तैयार करो, फिर उसके नोट्स बनाओ। नोट्स तैयार हो जाए तो फिर उसके PYQ के MCQ लगाओ। जब MCQ हो जाए तो उसके मेंस के PYQ के क्वेश्चन लगाओ। जब ये सारा हो जाए फिर उसका रिवीजन कर लो। अगर ये पैटर्न है आपका तो यहाँ 100% लिख लो और कॉपी पे अपने पे IAS या SDM या DSP जो भी बनना चाहते हैं, IPS जो आप बनना चाहते हैं वो लिख दो। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या है ना कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए साथ साथ तैयारी करनी होती है, सेपरेट सेपरेट नहीं। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ से ये लिंक है, इसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। और आगे की क्लास हमारी आने वाली है प्रमुख रेट्स पे, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।